चलो बेटा, देखो आज का जो सवाल है, अब जो क्वेश्चन नंबर हम 10 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। मैं एक बात आपको बताऊं, देखिए उत्तराखंड में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। विजयनगर साम्राज्य का विजयनगर साम्राज्य का ये जो क्वेश्चन है, ये कई बार जो है वो एग्ज़ाम में आ गया है कई बार। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझ लो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो है इसे 3-4 भागों में कराएंगे। आज तो इसकी संपूर्ण जानकारी नहीं देंगे, आज बेसिक जानकारी हम देंगे इसकी, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। क्योंकि विजयनगर पूरा एक साम्राज्य है और 4 राजवंशों में वो बटा हुआ है। और वहाँ से जो क्वेश्चन एग्जामिनर मालूम करता है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, बड़े अच्छे सवाल होते हैं। और उत्तराखंड का ये प्रिय टॉपिक है। साउथ इंडिया में और एंशियंट हिस्ट्री में विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, कोई ना कोई जरूर मिलेगा आपको। चलिए तो हम बात करते हैं, हम हेडिंग बनाएंगे अपना विजयनगर साम्राज्य। देखिए विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो सामान्य जानकारी है पहले वो सीखेंगे, क्योंकि कई सारे वंश हैं उसमें। जैसे जैसे क्वेश्चन खुलते रहेंगे हम अपनी जानकारी को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला सवाल आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। अब देखो यहां से भी सवाल जो है ना, ये वाला तो सिंपल है, ये वाला तो सिंपल है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने करी थी। कभी कभी ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी हरिहर प्रथम, बी ऑप्शन में बुक्का प्रथम, सी ऑप्शन में हरिहर द्वितीय और बी ऑप्शन में हरिहर क्या नाम है, बुक्का द्वितीय। तो हरिहर बुक्का ऑप्शन में है ही नहीं। पहला ऑप्शन था हरिहर प्रथम, बी ऑप्शन में है बुक्का प्रथम, सी ऑप्शन में है हरिहर द्वितीय, डी ऑप्शन में है बुक्का द्वितीय। ऐसे में आपको आंसर लगाना पड़ेगा हरिहर प्रथम, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो मैं दोनों नाम बता रहा हूं। एक नाम है हरिहर प्रथम व बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम। तो हरिहर और बुक्का प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। अच्छा देखो एक और सवाल आता है, बड़ा शानदार है, बेसिक जानकारी की बात जहां तक है। ये जो दो व्यक्ति थे, ये हरिहर बुक्का, ये आपस में भाई थे। बड़े भाई का नाम हरिहर था और छोटे का नाम बुक्का था। ये हरिहर बुक्का जो थे ये किस वंश के थे, तो इनके वंश का नाम था संगम। किस वंश के थे, संगम वंश के थे। तो इनके वंश का नाम पूछते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का किस वंश के थे, संगम वंश के थे। एक्चुअल में संगम नाम इन्होंने क्यों रखा, संगम नाम क्यों रखा, इनके पिता का नाम संगम था। तो हरिहर और बुक्का के पिता का जो नाम था, पिता का जो नाम था वो बेटा नाम था संगम। तो अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने वंश का नाम आगे बढ़ाया, संगम वंश। क्या नाम रखा, संगम वंश। अब एक सवाल और आता है कि हरिहर और बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था, यह किस समय स्थापित किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन ये है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन ये है। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जामिनर जरूर मालूम करता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो उसका समय पूछते हैं, तो 1336 में। अब एक सवाल और पूछा जाता है, एग्जामिनर बहुत अच्छे से मालूम करता है कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो उस समय दिल्ली में कौन सा राजवंश था, दिल्ली में किस राजवंश के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो दिल्ली का जो राजवंश था, दिल्ली का जो वंश था यह राजवंश था जो दिल्ली पर शासन कर रहा था उस समय, उसका नाम था तुगलक वंश, तुगलक वंश। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई
उस समय दिल्ली में किस वंश का शासन था? तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश? तो क्या आंसर आएगा? तुगलक वंश। अच्छा, सवाल यह है कि तुगलक वंश का उस समय जो राजा था वो कौन था? अब सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि जिस समय दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय दिल्ली का राजा कौन था? दिल्ली के राजा का नाम पूछेंगे तो दिल्ली का राजा कौन था, तुगलक वंश का कौन राजा था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में साउथ इंडिया में दो नए राजवंश बने थे। एक था बहमनी राजवंश और एक था तुगलक, एक था विजयनगर राजवंश। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां भी कहते थे, ये बात आपको याद होगी, जूना खां। अब सवाल आता है कि जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उसकी राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। अब सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो हम्पी है, समझ लेना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। एक क्वेश्चन आएगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की कई राजधानी हुई है, चंद्रगिरी राजधानी हुई है, अंतिम राजधानी विजयनगर साम्राज्य की चंद्रगिरी थी, हम्पी राजधानी हुई है। विजयनगर साम्राज्य की एक राजधानी मिलती है, हाँ, पेनुगोंडा, है ना। तो कई सारी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुई हैं, उनमें हम्पी जो है वो ज़्यादातर एग्जामिनर पूछता है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो हम्पी थी वो किस नदी के किनारे पर थी? तो देखो ऑप्शन में मिलेगा तुंगभद्रा। तुंग, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी वो हम्पी वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर थी। दो अलग अलग नदियां हैं, एक तुंग नदी और एक भद्रा नदी। अगर ये तुंगभद्रा ऑप्शन ना हो तो, अगर मान लो तुंगभद्रा ऑप्शन में ना हुआ तो क्या करेंगे? तो फिर आंसर उसका आएगा कृष्णा नदी। क्या नाम आएगा भैया? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर थी। अगर तुंगभद्रा ऑप्शन ना हो तो कृष्णा नदी के किनारे पर विजयनगर की राजधानी हम्पी बसी हुई थी। करेक्ट। अब देखो एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको बताऊंगा। बेसिक जानकारी जो आपको करनी है वो कम से कम बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें प्रमुख प्रमुख वंश कौन कौन से हैं और उनका क्रम सही क्या है? तो सबसे पहला आया था संगम वंश। कौन सा आएगा? संगम वंश। संगम वंश के बाद में दूसरा कौन सा आएगा? सालुब वंश। सालुब वंश ये भी विजयनगर साम्राज्य का है। तीसरा वंश कौन सा आएगा? हाँ, तुलुब वंश। तुलुब वंश, तुलुब वंश का ही था कृष्णदेव राय। ठीक है। और एक राजवंश आएगा, हाँ, एक राजवंश आएगा अरबिडू वंश। कौन सा आएगा भैया? अरबिडू वंश। कौन सा आएगा? अरबिडू वंश। तो विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश हुए हैं? 4 राजवंश हुए हैं। सबसे पहला संगम, फिर सालुब, फिर तुलुब और फिर अरबिडू। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन सा था? संगम। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? अरबिडू। ठीक है। तो प्रमुख वंश आप याद रखो, ये सामान्य जानकारी है विजयनगर के बारे में। एक और सवाल याद रखना कि विजयनगर साम्राज्य, जो विजयनगर साम्राज्य था, हाँ, उसका सबसे महान राजा कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा, तो देखो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा, सबसे महान राजा, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा कौन था? तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। ये जो कृष्णदेव राय था ये किस वंश का था? इसका वंश कौन सा था? तुलुब वंश। कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा था, जिसका उल्लेख
बाबर ने तुजू के बाबरी में भी किया है, ठीक है। तुजू के बाबरी में बाबर ने लिखा है, ठीक है, अपनी आत्मकथा में कि मेरे समय भारत में दो हिंदू महान राजा थे। एक राजा का नाम वो बताता है राणा सांगा जो मेवाड़ के थे, और एक राजा का नाम बताता है वो कृष्णदेव राय, ठीक है। तो बाबर नामा में दो हिंदू राजाओं का उल्लेख है, एक कृष्णदेव राय का और एक राणा सांगा का, ठीक है। एक आखिरी सवाल मैं और बताऊंगा जो बेसिक जानकारी में आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा सवाल है, वो भी पेपर में खूब आया है। सवाल यह आता कि किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ है किस युद्ध के बाद? विजयनगर साम्राज्य का पतन, विजयनगर साम्राज्य का पतन, विजयनगर साम्राज्य का पतन जो हुआ है वो पतन किस युद्ध के बाद हुआ है? तो देखो, विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ है, एक तो समय पूछेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ है 1565 में, और 1565 में युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। 1565 65। देखो किस युद्ध के बाद पतन हुआ है, किस युद्ध के बाद पतन हुआ है? तो युद्ध का नाम आता है, या तो ये मिलेगा आपको तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको मिलेगा बन्नी हट्टी का युद्ध, बन्नी हट्टी, बन्नी हट्टी का युद्ध। और अगर ये भी ऑप्शन में ना मिला तो आपको मिलेगा राक्षस तांगड़ी का युद्ध, राक्षस तांगड़ी का युद्ध, राक्षस तांगड़ी का युद्ध, राक्षस तांगड़ी का युद्ध। तो बहुत अच्छा सवाल था। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या था बेटा, इसमें तो एक सिंपल सी बात पूछी थी कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक तो कौन थे? तो हरिहर और बुक्का, क्योंकि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे लेकिन वो तुलुप वंश के थे, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग अलग था, वो शुंग वंश का संस्थापक था। और भद्रबाहु तो एक बहुत बौद्ध भिक्षुक था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को हाँ बौद्ध धर्म में हाँ शामिल करा था, जैन धर्म में शामिल करा था। भद्रबाहु ने जैन धर्म का भिक्षुक था वो। अब क्वेश्चन देखो एक बार रिवीजन में ले आते हैं। पहला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम किस वंश के थे? संगम वंश के। संगम वंश का जो नाम है उन्होंने किसके नाम पर रखा था? अपने पिता संगम के नाम पर। इसका मतलब पितृभक्त हैं फिर वो, पिता के वंश को या नाम को आगे चलाने वाले। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस समय पर हुई थी? तो 1336 में। जिस समय विजयनगर की स्थापना हुई थी दक्षिण भारत में, उस समय दिल्ली में कौन सा राजवंश सत्ता में था? तुगलक वंश। जिस समय विजयनगर साम्राज्य बना था उस समय दिल्ली का राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी जो है वो किस नदी के किनारे पर थी? तुंगभद्रा। अगर तुंगभद्रा ऑप्शन ना हो तो कृष्णा नदी आप लगा सकते हैं। ऐसा आजा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी स्थित थी, है ना, गोदावरी के किनारे पर, कृष्णा के किनारे पर, कावेरी के किनारे पर या नर्मदा के किनारे पर, तो फिर आपको तुंगभद्रा विकल्प में नहीं मिलेगा, तो ऐसे में आप कृष्णा भी लगा सकते हैं। अगला सवाल यह है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश हुए हैं? 4। सबसे पहला था संगम, उसके बाद था सालुब, उसके बाद था तुलुब, उसके बाद था अरबिडू। विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम राजवंश और प्रथम राजवंश संगम था, ठीक है। एक और सवाल बहुत अच्छा है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा कौन था? तो कृष्णदेव राय। किस वंश का था वो? तुलुप वंश का। और किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था? तो तालीकोटा का युद्ध, है ना, हाँ, बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षस तांगड़ी का युद्ध।
चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये कह रहे हैं, देखो अगले सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सा हाँ सॉफ्टवेयर है। ये चूंकि कंप्यूटर का सवाल है, सॉफ्टवेयर कौन सा, ट्रांजिस्टर है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप, ये तो चिप है, ये सॉफ्टवेयर कहाँ है फिर, है ना, कंपाइलर, और उसके बाद में आता है आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति। तो क्या है, कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है, एक कंपाइलर क्या है, मैंने एक दिन आपको बताया था एमएस डोस के बारे में, ठीक है। तो कंपाइलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो एक छोटा सा पॉइंट बना के, चूंकि देखो जैसे एमएस डोस के बारे में पूछा गया था, एमएस डोस का विमोचन कब हुआ था, रिवीजन कर लो एक मिनट। एमएस डोस का विमोचन कब हुआ था, 1981 में। एमएस डोस का पूरा नाम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एमएस डोस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। देखो हो गया रिवीजन, पिछला जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन आराम से कर लिया, क्योंकि कंप्यूटर का सवाल था। हम इसका भी उदाहरण देखते हैं। तो कंपाइलर, अब बेसिक जानकारी देखो, एक तो कंप्यूटर की बहुत गहरी जानकारी होती है लोगों को, है ना, तो हम गहरी जानकारी में तो नहीं जाना चाहते, हम नॉर्मल जानकारी जो होती है वो देखना चाह रहे हैं। पहला सवाल तो यह है, कंपाइलर क्या है। तो यह एक हाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, नाम है उसका कंपाइलर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो अच्छा है, कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर का क्या काम है, पूछा जा सकता है। यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए, यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए हाँ प्रोग्राम सोर्स कोड को, प्रोग्राम सोर्स कोड को निम्न स्तरीय मशीन कोड में बदलना, मशीन कोड में बदलना। मशीन कोड में बदलना। अब देखो क्या है, कैसे बदलता है, क्या करता है, ये कंप्यूटर का विषय है, ये सामान्य जानकारी का हिस्सा नहीं है। तुमसे क्या पूछा था, पहले अपना क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब वो आपसे कंप्यूटर की विशेष जानकारी नहीं मालूम कर रहा, वो आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी बताओ, है ना, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी बताओ। तो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। काम क्या है उसका, जो उच्च स्तरीय भाषा में कोई लिखित प्रोग्राम होता है उसके कोड को निम्न स्तरीय मशीन कोड में बदलता है। बस इतनी सी बात याद कर लो, है ना। जो उच्च स्तरीय भाषा होगी उसे निम्न स्तरीय भाषा में बदलना है, मतलब प्रोग्राम सोर्स कोड की जो भाषा है उसे मशीन कोड में बदलने का इसका काम है। अगली बार में ये सवाल अगर रिवीजन करते हुए दोबारा से आ जाता है तो फिर आपको आंसर लगाते हुए दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको आप आंसर आसानी से लगा देंगे। वो पूछ लेगा, जैसे उल्टा बना देगा, वो पूछेगा आपकी बार कि कंपाइलर क्या है, कंपाइलर क्या है। बस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हाँ एक सर्च इंजन है जिस पर हम सर्च करते हैं, ठीक है, हाँ कोई सोशल मीडिया साइट है, सोशल मीडिया साइट जैसा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया साइट होती हैं, ऐसे ऑप्शन बना देगा। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है,
ये एक सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं बीटी बैंगन है, मतलब बीटी बैंगन क्या है ये पूछ रहे हैं। हाँ, बीटी बैंगन क्या है ये पूछ रहे हैं। तो बैंगन की एक नई किस्म है, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन है। ये कह रहे हैं बैंगन की एक जंगली किस्म है ये, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। अब देखो क्या है, थोड़ी सी नॉलेज का होना जरूरी है। बीटी बैंगन है, बीटी कपास है ना, जीएम सरसों है, इस तरीके की बात है। अब सुनो देखो, एक में हेडिंग हम लोग बनाएंगे और पहला थोड़ा सा उसको सुनेंगे, फिर बाद में उसके बारे में जानेंगे भी और लिखेंगे भी। एक लिखा हुआ है, हाँ, एक टॉपिक है हमारा जीएम फसल, जीएम फसल। वो ऐसे भी पेपर में दे सकता है कि इनमें से कौन सी फसल जीएम फसल है। देखो जीएम फसल में इसका जो पूरा नाम है, जीएम का जो पूरा नाम होता है, तो इसका नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। अब इसको थोड़ा सा हम पहले चर्चा कर लें तब इसको समझें। देखो आपको पता है कि आनुवांशिक गुणों का जो वाहक है वो होता है जीन। आपने जीन का तो नाम सुना होगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको दूं तो इसे ऐसा समझ के चलिए कि आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा कलर विजन, जिसमें रंगों की पहचान नहीं होती। अच्छा, वो बीमारी जो है वो जेनेटिक है, और वो बीमारी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, आगे आने वाली पीढ़ी में ऐसी चलती रहती है। उसका कोई इलाज है? नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप एक ऐसा सुनिए, ऐसा समझिए इसको, जीन अभियांत्रिकी के नाम से एक साइंस की शाखा है। जैसे आपने सुना होगा ना कि प्रौद्योगिकी है, चाहे वो सूचना प्रौद्योगिकी हो, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरिया हो, तो ऐसी क्या एक जीन अभियांत्रिकी है, उसे अंग्रेजी में कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है मैं आपको बताऊं, जीन को अगर बदल दिया जाए, जैसे कि मान लो किसी आदमी में कलर विजन है, अब उसमें तो रहेगा, वो ये चाहता है कि हमारी संतति में, आगे आने वाली जनरेशन में ये कलर विजन ना हो। तो इसका मतलब है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो वो जो गुण हैं जो अगली पीढ़ी में जा सकते थे जिस जीन की वजह से, अगर वो जीन अलग कर दिया जाए तो वो गुण अगली पीढ़ी में नहीं पहुंच पाएंगे, और अगली पीढ़ी में नहीं पहुंचेंगे तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो कलर विजन मुक्त होंगी। फिर समझना है ना मेरी बात। अब दूसरा उदाहरण मैं समझाता हूं, पहले इसको समझ लेना, आंसर लगाने से काम नहीं चलेगा। आपने डायनासोर का नाम सुना? डायनासोर जो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव था, आज विलुप्त हो गया। साइंस में वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर डायनासोर का जीन हमारे पास होता, डायनासोर का जीन हमारे पास होता तो हम डायनासोर को दोबारा से दुनिया में ला सकते थे। समझिए मेरी बात, जीन कितनी बड़ी ताकत है, जीन कितनी बड़ी ताकत है। अगर जीन को संरक्षित कर दिया जाए, जीन बैंक बने हुए हैं, जीन को संरक्षित कर दिया जाए तो फिर उस जीन के माध्यम से उसी ही गुण के जीव को दोबारा से दुनिया में लाया जा सकता है। जीन का ये काम है। देखिए आप, मैंने कहा उसी गुण के, उसके नहीं। मान लीजिए मैं हूं, मैं अपना एक उदाहरण दूं, मैं हूं, अगर मेरे जीन से क्लोन मेरा बनाया जाए, मतलब मेरे जीन से कोई चीज बनाई जाए, तो उसके अंदर मेरे जैसे गुण होंगे नहीं होंगे? क्योंकि जीन से तो भाई पिता के गुण बेटे में जीन की वजह से तो गए हैं, आनुवांशिक गुणों का वाहक तो जीन है। तो अब सवाल ये कि अगर मेरे गुण बच्चों में पहुंच रहे हैं तो जीन की वजह से है। इसका मतलब अगर मेरे जीन को किसी मतलब मॉडिफाई कर दिया जाए कहीं, तो मेरे गुणों जैसी एक चीज
मतलब एक नए व्यक्ति का निर्माण हो सकता है। गुणों जैसे सकल सूरत की बात नहीं है यहां, ठीक है। तो इस काम को बोलते हैं, काम को बोलते हैं साइंस की भाषा में जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो ट्रांसजेनिक फसलें उगाई जाती हैं अलग अलग जीनों को मिलाकर, उन फसलों को हम जीएम फसल कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल मेडिकल साइंस में रोगों की रोकथाम के लिए कर रहे हैं। उधर खेती में जेनेटिक इंजीनियरिंग को काम में लाकर नई नई प्रजाति की, नए नए जीन की फसलें बना रहे हैं, ठीक है, नई नई जीन की फसलें। अभी आपने नाम सुना होगा, कई जगह ऐसा सुनने के लिए मिला होगा कि जो क्या बोलते हैं दालें हैं, दाल की उपज मान लीजिए अगर कम हो रही है तो ऐसा जीन दाल के अंदर, दाल के गुणों के अंदर दाल में डाला जाए, उसके बीजों में डाला जाए, जिससे उनकी जो फसल बर्बाद ना हो, बीमारियों से लड़ सके, ऐसी फसलें बनाई जाए जो रोगों से लड़ सके, जिनके फूल जल्दी से ना गिरें, तो फसल पर्याप्त पैदा हो। तो ये सब जीन की मदद से ऐसा होता है। उसे कहते हैं हम जीन अभियांत्रिकी अंग्रेज हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो फसलें उगाई जाती हैं उनको हम जीएम फसल कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल, ठीक है, जीन की मदद से। तो देखो क्या क्या महत्वपूर्ण है। ऐसी तकनीक जिसमें एक विशिष्ट जीन, ऐसी तकनीक जिसमें एक विशिष्ट जीन को चुना जाता है, चुना जाता है और प्राप्तकर्ता जीव में प्रत्यारोपित किया जाता है, उसे हिंदी में कहते हैं बेटा जीन अभियांत्रिकी। जीन अभियांत्रिकी या अंग्रेजी में कहते हैं उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो पूछ लेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है। एक जीन को कहीं से निकालकर दूसरी जगह वो शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर दूसरे में वो जीन शिफ्ट कर दोगे तो उसमें पहले वाले के गुण आ जाएंगे, नहीं आएंगे। इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन इंजीनियरिंग कहते हैं हम। दूसरा एक सवाल होता है कि जीएम फसलें एक ट्रांसजेनिक फसल होती है, एक ट्रांसजेनेटिक फसल होती है। अब देखो क्वेश्चन बन जाएगा कि जीएम फसलें कैसी फसलें होती हैं। बोलो। ट्रांसजेनेटिक, ट्रांस का मतलब होता है जैसा ट्रांसफर नहीं होता, हाँ, किसी जीन को दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। तो जेनेटिक फसलें, जीएम फसलें एक ट्रांसजेनिक फसलें होती हैं। ये भी अच्छा सवाल बनेगा कि जीएम फसलें किस प्रकार की फसलें होती हैं। हो सकता है अगली बार में पूछ लें ऐसे, तो उसे क्या कहते हैं हम? हाँ, एक ट्रांसजेनेटिक फसलें होती हैं ये। अब देखो हम बात करते हैं जीएम फसलों के उदाहरणों की। जीन इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो फसलें होती हैं वो सभी फसलें जीएम फसल है, ठीक है। हाँ,
भारत में उगाई जाने वाली एकमात्र, भारत में उगाई जाने वाली एकमात्र गैर खाद्य, गैर खाद्य का मतलब जो खाई नहीं जाएगी, गैर खाद्य है, हाँ, जीएम फसल, जीएम फसल। अब देखो ये मैंने लिखा है कि ये वो फसल है जो खाई नहीं जाएगी, तो वह है बीटी कपास। क्या है? बीटी कपास। बीटी कपास कैसी फसल है बताओ? एक जीएम फसल है। कैसी फसल है? जीएम फसल है। लेकिन क्या कपास खाई जाती है? नहीं खाई जाती। अन्य फसलें कौन कौन सी हैं इस प्रकार की? देखो, अन्य फसलें, तो अन्य फसलों में जो जीएम फसलें हैं हो, उनमें एक नाम आता है बीटी बैंगन का, बीटी बैंगन, और बेटा एक नाम आता है जीएम सरसों का, जीएम सरसों। तो बीटी बैंगन और जीएम सरसों जो है वो किस प्रकार की फसलें हैं? तो बीटी कपास हो, बीटी बैंगन हो, जीएम सरसों हो, या अन्य फसलें जिसके साथ में जीएम है ना, ये बीटी लिखा हुआ होगा, वो फसलें सब कैसी हैं? ट्रांसजेनिक फसलें हैं। ट्रांसजेनिक फसलें हैं। मान लो उसने लिख दिया कि बताओ इनमें से कौन सी फसल ऐसी है जो ट्रांसजेनिक फसल नहीं है, ट्रांसजेनेटिक फसल नहीं है। ऑप्शन बीटी बैंगन, ऑप्शन बीटी कपास, ऑप्शन जीएम सरसों, एक ऑप्शन दे दिया गेहूं। तो फिर गेहूं के नाम के आगे जीएम लगा हुआ है क्या? है या बीटी लगा हुआ है क्या? नहीं है ना। हाँ, तो देखो अपना जो सवाल था पहले उसकी बात एक बार देख लो, क्या है मामला। ये कह रहे हैं कि बीटी बैंगन है, ठीक है, बैंगन की एक नई किस्म है ना जी। कह रहे हैं आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन है, बिल्कुल सही बात है। आनुवांशिक मतलब जीन, आनुवांशिकता, आनुवांशिक गतिविधियां जीन पर निर्भर करती हैं ना, तो आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसल है। हालांकि भारत सरकार ने बीटी बैंगन पर रोक लगा दी है, बीटी बैंगन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है, हर जीन हमारे लिए फायदेमंद थोड़ी होगा, ठीक है। तो बीटी बैंगन पर सरकार ने बैन लगा रखा है, ठीक है। तो बताइए बीटी बैंगन क्या है? तो फिर सही आंसर मिला हमें आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन। बैंगन की एक जंगली किस्म है या इनमें से कोई नहीं है? तो सही आंसर हमारा क्या है? एक आनुवांशिक फसल है। क्या है? एक आनुवांशिक फसल है। अब सुनो मेरी बात, इनका मतलब क्या है? जैसे मैंने शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है कि जीन को निकाल के, किसी चीज के जीन को निकाल के दूसरे में शिफ्ट करना है। तो आनुवांशिक रूप से हाँ, जो फसलें परिवर्तित फसलें होती हैं वो सब जीएम फसल कहलाती हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं कल।